गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा हुई है, जो 13 तारीख को हुई हो, कितने तारीख को हुई हो, 13 तारीख को जो परीक्षा हुई है 17th बीपीएससी, उस पर हम लोग बात करेंगे और उसके पेपर जो आए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे किस लेवल का पेपर आया है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को देख करके हम लोग ये अंदाजा लगाएंगे कि क्या क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हार्ड था या इजी था या मॉडरेट था। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आया, किस विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका आंसर क्या होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं आने वाले वक्त में कैसे होगा। इसको 3 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना चले, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे और बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें चीज भी होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का है, तो इसको 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। पहला 150 क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। उसमें से 150 में से कट ऑफ 90 या 100 के आसपास होता है। उसमें से हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बीपीएससी 17वीं का जो पेपर है उसके ये जी सीरीज का पेपर है और जी सीरीज के पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अपने पेपर को मिला लीजिएगा इस आंसर से। बहुत सारे लोग आंसर डाले हैं लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ियां हैं, तो हमने भी कोशिश किया है कि इसके आंसर प्रयास किए जाए। आपको बता दें कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन तो आयोग ही निर्धारित करेगा कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हैं और अपने अनुसार मेरा आंसर क्या होना चाहिए वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये सारे बीपीएससी क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, समय ज्यादा नहीं गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में डाल्टन के परमाणु क्या बोल रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। यानी कि डाल्टन जो थे वैज्ञानिक थे, उनके परमाणु सिद्धांत जो था, परमाणु सिद्धांत था, उसकी सफलतापूर्वक व्याख्या करने कर रहा है। तो हम लोग जैसा कि देखते हैं कि द्रव्य का संरक्षण नियम, यानी कि द्रव्य का संरक्षण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि द्रव्य का संरक्षण नियम होना चाहिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संरक्षण का नियम को ये फॉलो करता है। यानी कि डाल्टन का संरक्षण नियम ये फॉलो करता है। दूसरा देखेंगे कि स्थिर संगठन का नियम फॉलो करता है कि नहीं, ये भी फॉलो करता है, स्थिर संगठन का नियम पे भी फॉलो करता है। और तीसरा देखेंगे कि रेडियोधर्मिता का फॉलो करता है, तो रेडियोधर्मिता नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। तो इसमें से हम ऑप्शन में देखेंगे कि 1, 2 और 4, चौथा देख लेते हैं, बहु अनुपात का नियम, यानी कि बहु अनुपात का नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो बहु अनुपात का नियम भी फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किसमें है, तो 1, 2, 4 आपका सी में है, तो इसका आंसर हमारे अनुसार से सी हो जाना चाहिए। आयोग का अनुसार से भी सी ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई संभावना है ही नहीं गलत होने का। परमाणु डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था यही चीजों पे काम करता था, सफलतापूर्वक व्याख्या किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, यानी कि टेक्नोपोलिस, यानी कि टेक्नोपोलिस के नाम से सिलिकॉन वैली को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली यानी कि बैंगलोर, ठीक है, सिलिकॉन वैली यानी कि टेक्नोपोलिस कहने का अर्थ है कि टेक्निकली कौन सा ऐसा ये शहर है जो कि टेक्निकली हाई रिच है। तो ये सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बैंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन वैली। ये बहुत ही आसान, इसको क्या बोलेंगे, ये इजी क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये सब लोग जानते हैं कि टेक्नोपोलिस किसको कहते हैं, ये सिलिकॉन वैली को कहते हैं, जो कि बैंगलोर में। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। 10वां में केमिस्ट्री में पढ़ना है ये, और सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि इस क्वेश्चन को छोड़ करके आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl भी कहते हैं, यानी कि HCl। आपने 10वां में आपके शिक्षक पढ़ाए होंगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा एसिड है जो कि पेट में होता है और हम हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। उस अम्ल को अगर आपके हाथ पर रख दिया जाए तो आपके हाथ में छेद हो जाएगा, इतना हार्ड होता है। यानी कि हार्ड अम्ल में वो आता है HCl, और ये बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन चूंकि मेरे पेट का बनावट ऐसा होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में रहता है और खाना को डाइजेस्ट करता है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था।
निम्नलिखित में से किस शासक में, ये क्वेश्चन आपको मॉडरेट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मॉडरेट में। और ये किस शासक में, हर्ष के समय, हर्षवर्धन के काल के समय की बात कर रहा है, यानी कि 700 के आसपास की बात कर रहा है। मेडाइवल से ये क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, मेडाइवल से है। और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया था, कहां पे, असम पे। ये क्वेश्चन अधिकतर बहुत सारे जो मेडाइवल पढ़े होंगे, जैसा कि बीपीएससी का ट्रेंड हम लोगों ने देखा है, हम जो तैयारी कर रहे होंगे, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे, वो उन्होंने देखा होगा कि पिछले कई सालों से एंशिएंट और मेडाइवल से बहुत सारे कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन मॉडर्न से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसलिए क्वेश्चन हमारे अनुसार अधिकतर बच्चों से नहीं बना होगा कि हर्ष के काल में असम पे कौन सा शासक बैठा हुआ था। तो इस समय भास्कर वर्मन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भास्कर वर्मन, इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन। उस समय शासक थे हर्ष के समय में असम के। पांचवा क्वेश्चन देखें, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र के समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, करेंट का है, और इसका हमारे अनुसार होना चाहिए 10 अगस्त को होना चाहिए, यानी कि 10 अगस्त 2020 को आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10 अगस्त। आपको बता दें कि करेंट से हमको लगभग लगता है कि इसमें 30+ क्वेश्चन थे, और ये भी आपका करेंट से है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 अगस्त 2020। जो बच्चे करंट बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनसे ये क्वेश्चन बना होगा, और ये मॉडरेट में कहा जाएगा। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो किस मीटर का, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे भौतिकी में कि किस मीटर का यूज किया जाता है। तो आपको बता दें कि ओडोमीटर का यूज किया जाता है, आपको वो दूरी मापने के लिए। किसमें मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि अब तो डिजिटली आ गया है सारे वाहन में। आप देखे होंगे कि बाइक में गोल लगा हुआ रहता था, एक फ्यूल का होता था, और एक दूरी मापने के लिए मीटर लगा होता था, उसको क्या कहते थे, ओडोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया के संशोधित करके इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 104वां संशोधन, संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया है। क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि एंग्लो इंडियन कहने का अर्थ है कि अर्थ जो इंग्लैंड, एंग्लो इंडियन कहने का मतलब कि जो बाहर के विदेशी हैं और भारत में रह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए 2 सीटें रिजर्व हुआ करती थी हमारे संसद में, उन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। और ये कैमा संशोधन करके किया गया है, तो 104वां संशोधन करके किया गया है। ये भी इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। जो थोड़ा भी करेंट पर ध्यान देते होंगे या पॉलिटी पर ध्यान देते होंगे या संविधान को पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 104वां संशोधन करके इसको हटाया गया था कि जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटें होती थी उसको अब हटा दिया गया है। पूरी तरह से जो पूर्ण भारत के जो लोग होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग से, किससे है, रीजनिंग से है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहले ये आयोग पूछता था मैथमेटिक्स, गणित पूछता था, लेकिन यहाँ पर तर्क से क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है। आपको इसमें से इस क्वेश्चन मार्क वाले भाग पे आपको आंसर बताना था कि ये क्वेश्चन जो रीजनिंग पढ़ के नहीं गए होंगे और थोड़ा भी जिस अभ्यर्थी का बुद्धि भी काम नहीं करता होगा, जो तर्क शक्ति जिनका मजबूत नहीं होगा, वो ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे अनुसार से मॉडरेट में रखना चाहिए, क्योंकि ये इजी भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के लिए ये आसान लगेगा, नहीं तो ये इजी नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि आप भी ट्राई कीजिएगा। 10 सेकंड का समय देते हैं कि ये क्वेश्चन जिस तरह से, जिस पैटर्न का क्वेश्चन है, जिस पैटर्न पर यहाँ से यहाँ ये सब हो रहा है, उसी पैटर्न पर इसमें भी फिलअप करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा। आपको बता दें, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बता दें इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए कि देखिए आप यहाँ इन 16 और 21 में कितने का अंतर है, 16 और 21 में कितने का अंतर हो जाता है, 5 का अंतर हो जाता है। और 5 + 1 क्या होता है, 6, और 6 के 36, 6 का टेबल पढ़िएगा तो 6 क्या होता है, 36 होता है। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 का दोनों तरफ से मैच खा रहा है। उसी तरह से इसमें अगर बात करें तो देखिएगा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 3 का है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 16। उसी तरह इसमें कितने का डिफरेंस है, 3, और 1 प्लस करेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 16। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 14 और 21 में 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो 6 1 7,
7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 7 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें भी, तो क्या डिफरेंस 22 में से 15 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 हो गया, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो इन दोनों को 6 का क्या हो जाएगा 88 64, सॉरी 6 नहीं 8 का, और ये हो जाएगा 88 64। यानी कहने का अर्थ है कि एक पैटर्न पर ये तीनों चल रहा है और इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। 22 में से 15 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 को प्लस 1 कीजिएगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो आपका लॉजिकली ये आंसर आपका 22 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह में से यानी कि मानव कृत्रिम बंदरगाह है, बनाया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा चेन्नई, इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे अप्रैल 2024 में, यानी कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित कर दिया। तो आपको बता दें, आपको हम बताना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इससे पहले हम बता दें कि जब तक आप करंट नहीं पढ़िएगा, जब तक आप करंट नहीं पढ़िएगा, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो करंट पढ़े होंगे इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो करंट पढ़े होंगे उनको याद होगा कि इसमें कितने सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की थी, तो 6 सदस्यों ने इसमें संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या स्वीकार करने के मतदान को अनुपस्थित रहे थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पूछ रहा अनुपस्थित रहे थे, तो कितने अनुपस्थित 6 अनुपस्थित रहे थे। ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था। आपको पता होगा कि तिल भी तेलीय है, नारियल भी तेलीय है, सोयाबीन भी तेलीय है, मूंगफली भी तेलीय है। और आपको बता दें कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, तो वो है आपका नारियल। और नारियल से हमको याद आ रहा है कि नारियल कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो केरल, तमिलनाडु इन क्षेत्रों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अप्रैल 2024 में ये भी करंट से क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया कि 30 प्लस क्वेश्चन आपका करंट से था, करंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो आपको बता दें कि इसका आंसर कुवैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुवैत हो जाएगा। और बहुत बच्चे इसका आंसर सही मार्क करके आए हैं, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुवैत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली। जैसा कि आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य की अष्ट प्रधान प्रणालियां होती थी, शिवाजी राव के समय से ही था, उसके बाद भी था। इस संदर्भ में निम्नलिखित मिलान को, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा भी आप पढ़े रहिएगा तो ये आपका इजी जाएगा। कैसा क्वेश्चन जाएगा, इजी रूप में जाएगा। और इसको आपको कुछ नहीं तो आप मूवी देखते होइएगा, मूवी जरूर देखते होइएगा, आप लोग सभी देखते हैं, तो मूवी भी देखना है। मूवी भी ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, 15 दिन 1 महीने में एक मूवी जरूर देखना है। स्टैंडर्ड मूवी जो अच्छी मूवी है उसको देखना है, जिससे हमको कुछ सीखने का, हमको इतिहास के, भौगोलिक संरचना है, साइंस सेक्शन की मूवी देखनी जरूरी होती है। यहाँ पर देखे हुए है कि एक रणवीर सिंह का मूवी आया था बाजीराव मस्तानी, जिसमें ये चर्चा की गई थी कि पेशवा का चर्चा किया गया था, पेशवा बाजीराव का बात किया गया था। तो आपको याद होगा कि पेशवा किस रूप में काम करते हैं, सॉरी पेशवा किस रूप में काम करते हैं, तो पेशवा जो था शिवाजी के प्रधान थे, यानी कि मराठा साम्राज्य के शासकों के प्रधानमंत्री होते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि पेशवा क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो बी का ए आंसर होना चाहिए। देख लीजिए कि बी का आंसर क्या होगा, बी का ए आंसर हो जाएगा। हम बी का ए कहीं नहीं है, एक ऑप्शन ये भी आ रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से अधिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बी का ए ऑटोमेटिक मैच कर जा रहा है। तो एक इसमें ए में है। बाकी उसके अनुसार भी और भी हम देख लेते हैं कि सचिव किसको कहा जाता था, तो सचिव पत्राचार प्रभारी को कहा जाता था। सामंत किसको कहा जाता था, आपको याद होगा कि हमेशा पेशवा बाजीराव सामंत ऐसा कहा, सामंत वैसा कहा, सामंत वहां जाओ, सामंत यहाँ जाओ, तो सामंत यहाँ जाओ वहां जाओ किसको कहते थे, विदेश मंत्री को कहते थे। सी का 4 है, यानी कि सामंत को उस समय क्या कहा जाता था राष्ट्रप्रधान में, तो विदेश मंत्री होते थे। और अमात्य किसको कहते थे, तो अमात्य वित्त मंत्री, जो कि पैसों का रख रखाव, फाइनेंशियली कंडीशन को देखता था।
कि साम्राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कितने कितने पैसे बचे हुए हैं, कितने नहीं है, गरीबी है कि अमीरी है, ये सारे चीज कौन देखते थे, अमात्य का बताते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, तो हमारे अनुसार यहाँ पर 2 आंसर होने चाहिए, लेकिन आयोग क्या आंसर दे रहा है, इस पर देखने वाली बात है। उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु, ये गलत हो जाएगा। विनिर्माण और उपभोक्ता, ये भी गलत हो जाएगा। हमारे अनुसार इसका होना चाहिए उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा और निर्माण, और पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण, यानी कि उपभोक्ता वस्तु या पूंजी वस्तु, ये दोनों आंसर होना चाहिए। लेकिन आयोग क्या आंसर बताता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे अनुसार इस दोनों में अगर बात करें तो ये वाला आंसर हमको सटीक लग रहा है, ये आंसर सटीक होना चाहिए। देखिए, तो उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह कहलाता है। तो विकिरण में उष्मा का स्थानांतरण होता है, प्रतिबिंब में भी होता है, संचालन में भी होता है, और नहीं होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो संवहन की बात किया है कि मात्रा की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवहन इसका आंसर हो जाएगा। लावा के ठंडा होने से, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, तो इजी में आ जाएगा। ये आयोग क्या कर रहा है, MTS ग्रुप डी का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टान बनती है, यानी कि 8वीं कक्षा की किताब में दिया हुआ है ज्योग्राफी के भूगोल के, कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने पर किस प्रकार की चट्टान बनती है। इग्नियस रॉक बनता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, इंग्लिश में लिख दिया है, जिसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और किसी भी लावा का ठंडा हो जाने के बाद से क्या बन जाता है, तो आग्नेय बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री, ये भी इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या खिलवाड़ कर रहा है आयोग, जिसके लिए अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार यूपीएससी में कुल 2035 वैकेंसीज निकले थे। ठीक है, और ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा संख्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 67 में जब डीएसपी और एसडीएम और डीएसपी का पद निकला था, तो उस समय भी क्वेश्चन आउट हुए थे, यानी उस समय भी बेचा बेची चला था, सेटिंग वेटिंग चली थी, खरीद बिक्री चला था। ठीक है, और इस बार जब 68 में कोई डीएसपी पद नहीं था, कोई एसडीएम पद नहीं था, कोई पोस्ट नहीं था वैकेंसी में, उस समय क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, बच्चों ने भी हल्लाबाजी नहीं किया। 69 में देखिए, तो प्रसाद के समय में भी बच्चों ने हल्लाबाजी नहीं किया, अभ्यर्थियों ने हल्लाबाजी नहीं किया, क्योंकि उस समय भी एसडीएम और डीएसपी के पद नहीं थे, उस समय खरीद फरोख्त नहीं चला था, आराम से फेयर एग्जाम हुए थे। लेकिन अब 70वीं एग्जाम में देखिए कि आपको बापू धाम जो सेंटर है, बापू धाम सेंटर में ये धांधली होती है और 12,000 छात्रों का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। और ये प्रॉपर धांधली है, क्योंकि इसमें 200 पोस्ट एसडीएम के है, 136 पोस्ट डीएसपी के है, और इन पोस्टों को बेच करके हजारों करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ का गबन का मामला आ रहा है। और अगले साल इलेक्शन भी है, तो सरकार भी तो इससे लाभान्वित हो रही है, और कहीं ना कहीं सेटिंग से वेटिंग चल रहा है। ये हम दावा नहीं कर सकते, ये बस मेरा अपना सुझाव है। ठीक है, तो इसको देखते हुए बच्चे गर्दनी बाग में हड़ताल कर रहे हैं, और ये पहले से सब चीजें सेटिंग वेटिंग किया हुआ है, इसलिए 5 दिन से आपको एक दिन अगर भूखा रहने के लिए कहा जाए तो अपने लगेगा 8 बच्चे 5 दिन से क्या है, भूखे हैं, और सभी लोग वहां पर लगे हुए हैं। अब सरकार क्या करती है, आयोग क्या करता है, आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में, यानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपको जानते हो कि बिहार में हमारे गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के वही है टेक्सटाइल मिनिस्टर, यानी कि गिरिराज सिंह ही कपड़ा उद्योग मंत्री है। इससे पहले कौन थी, स्मृति ईरानी थी, जो कि इस बार चुनाव हार गई हैं, तो इनको गिरिराज सिंह को ये बागडोर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजाति में से कौन निवास करते हैं। ठीक है, चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवास करते हैं, तो मंगोलॉइड करते हैं। ये आपको इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, कौन निवास करते हैं, मंगोलॉइड करते हैं। चलिए, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था,
तो चचनामा, तो आप मेडाइवर में जाइएगा तो ये देखिए चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया था, मोहम्मद अली बिन अबू बकर खूफी, इसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य को किस पर उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है, द्रव्य को यानी कि कुछ निम्नलिखित में गैसों को कितने दाब मतलब कि दाब बढ़ाया जाता है तो द्रवीकरण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि प्रेशर, उच्च दाब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है, और कम तापमान की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केओंझर। कहां से चुने गए हैं, तो केओंझर से चुने गए हैं, जो कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कहां से जीते हैं विधानसभा चुनाव में, तो केओंझर से जीते हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। क्या आंसर हो जाएगा, लोक संग्रह। यानी क्या बोल रहा है ये, किसान, इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने के उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, तो लोक संग्रह को किया था। ये आपको याद रखना है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल तर्क का क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, और ये इजी मोड में जाएगा। किसमें जाएगा, इजी मोड में। ये एमपीएस एसएससी वगैरह में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। अब लोहे का अयस्क पूछ गया, देखिए बॉक्साइट तो आपका किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है, तो ये तो होना ही नहीं है। पाइराइट आपका कोयले का होता है, और ये लिमोनाइट आपका आयरन का होता है। किसका होता है, लिमोनाइट आपका आयरन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा लोहे का जो होता है, लोहे का अयस्क कौन है, वो लिमोनाइट है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी सैयदुल्लाह थे। मेडाइवर का क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो हाजी सैयदुल्लाह थे। ठीक है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की 30 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पर हत्या कर दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ईरान। कहां पे कर दी गई थी, ईरान कर दी गई थी। क्रिसिल के रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 से 120 लाख करोड़। क्या आंसर हो जाएगा, 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। और निम्नलिखित भारत में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणियां, यानी निम्नलिखित भारत का पर्वत श्रेणियां को देखना, और यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनका पूर्व से पश्चिम की सही क्रम बताइए। जैसा कि हमने पढ़ाया था, निम्नलिखित भारत पर्वत श्रेणियों में आपको बता दें ये जो भारत है, ये जो भारत है, ठीक है, ये जो भारत है, यहाँ से जो भारत आता है, इसमें एक ऐसा चंद्राकार जो आते हैं चीजें, चंद्राकार जो बनता है, इसी में ये है। तो K2 तो सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे इधर इस साइड में कहाँ पे है, सबसे ज्यादा इधर काश्मीर में पड़ता है। तो K2 यानी कि सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो सबसे लास्ट में देखिए 4 नंबर कौन है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि डी आंसर हो जाएगा इसका। 28 का आपका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि जो गारो पहाड़िया है, गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है, सबसे पूर्व में पड़ता है। और नंदा देवी तो कहाँ से पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि इस तरफ आना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो गारो खासिया, फिर उसके बाद नंदा देवी, ठीक है, जो कि मिडिल हिमालय में पड़ता है, समझ आया। और कामेर सॉरी कुछ हिमालय में आता है, जो कि काराकोरम वाला जो श्रेणियां हैं उसमें ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद वाला जो भाग आता है उसमें
जिसको बृहद हिमालय विशाल हिमालय कहते हैं, उसका पार्ट है नंदा देवी और कामेत भी। तो सबसे पहले गारो की पहाड़ियां हैं, उसके बाद नंदा देवी है, कामेत है और केटू तो सबसे पश्चिम में है ही, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बाद ईडी मिलाइवल का है, कह रहा है ये कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कहने का अर्थ है कि वैशाली किसके लिए फेमस था, तो वैशाली आपका पुष्प उत्पादन के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था, तो पुष्प उत्पादन के लिए। तो 1 का 4 किसमें है, 1 का 4, देखिए आपका आंसर मिल गया। एक ही से आपका आंसर मिल जाता है, यानी कि क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, ये क्वेश्चन एक ही बार मिल जाता है। भागलपुर, आपने सुना होगा भागलपुर की साड़ी, रेशमी वस्त्र, भागलपुर का रेशम, यानी कि बी करके सही उत्तर जा रहा है। जमुई में आपने सुना होगा कि सोने की खान मिली है, यानी कि जमुई में क्या मिला है, सोने की खान मिली है। तो देखिए सी का 2 हो जाएगा आंसर। और मधेपुरा में क्या है, तो मधेपुरा में रेल डिपो का कारखाना है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3 सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है। तो ये आपका स्वीडन होना चाहिए। चलिए ये आपका स्वीडन होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीडन ही होगा और स्वीडन नाटो में शामिल हो गया है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास का प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये आपको बता दें कि फास्फोरस का किया जाता है। शीघ्र विकास कराना है किसी पौधे में तो उसमें फास्फोरस देना अनिवार्य होता है। मलिक काफूर, यानी कि मलिक काफूर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मलिक काफर, काफूर भी कहते हैं, मलिक काफर भी कहते हैं। हजार दिनारी, इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। किसने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी किसको बोला था, नुसरत खां को बोला था खरीदने के लिए, लेकिन खरीदा किसने था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं खरीदा था, क्योंकि सल्तनत का तो वही था ना हेड, तो बोला नुसरत खां को था, लेकिन खरीदा किसका था। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बच्चे नुसरत खां को लगाएंगे, बहुत बच्चे अलाउद्दीन खिलजी को लगाएंगे। लेकिन खरीदा नुसरत खां खरीदे थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर मेरे अनुसार ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। और ये 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है, मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर के अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार से खरीदा था, ठीक है। और यही मलिक काफूर, ऐसा कहा जाता है कि यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा जीता। और इसको किन्नर, मलिक काफूर को किन्नर के रूप में भी देखा गया है। आप लोग परमावत मूवी देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह उसमें भी पात्र में है और मलिक काफूर उसका रोल अदा करता है, उसके साथ का, और किन्नर के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को देवी, यानी कि थोड़ा थोड़ा जहर दे करके उनको खत्म कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। ये मलिक काफूर ही था, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि 1000 दिनार दे करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बाजार से, कासिम बाजार या कौन सा बाजार था वहां से खरीदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1942। आंसर हो जाएगा 1942। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में किया था। चलिए न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था, न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था, तो इसका आंसर अरविंदो घोष होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, अरविंदो घोष राइट आंसर है, अरविंदो घोष। क्या आंसर होगा, अरविंदो घोष। न्यू लैंड फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, विषय क्या था, तो चलो चले विषय था या एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए, आगे बढ़े सीखे एक बेहतर दुनिया के लिए, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। क्या आंसर हो जाएगा, आइए आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको याद रखना है कि आर.एन. मधुकर। कौन थे, आर.एन. मधुकर। इसके आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आर.एन. मधुकर। आपको याद होगा बंगाल विभाजन आप लोग पढ़े होंगे, 1905 में जो बंगाल विभाजन शुरू हुआ था और 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया था, पूर्णतः अलग हो गया था। और 22 मार्च 1912 को पूर्णतः बिहार अस्तित्व में आया था। और आर.एन. मधुकर कांग्रेस का जो पटना में जो अधिवेशन हुआ था 1912 में, उसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. मधुकर थे। इसको आपको याद रखना है, आर.एन. मधुकर। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 में
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसका आपका आंसर हो जाएगा डी -38। ये आपको कर लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आप कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कुल सकल मूल्य वर्धित जीडीए में योगदान कितना था। तो हमारे अनुसार इसका आंसर हो जाना चाहिए 17.7%, 27.6%, 54.7%। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि पटना कॉलेज के अंदर ही बना हुआ है। तो पटना कॉलेज कहाँ है, पटना में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी द्वारा, जिसका कोई लेवल ही नहीं है। हाल ही में उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट में आया था, ठीक है। और ये कहाँ किया था, पटना कॉलेज के अंदर ही किया गया है। इसका अनुसंधान का खोजा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्रसामिक घटक है, किसका है, अग्रसामक का घटक है। तो इसका आ जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलय। तो क्या हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलय। केमिस्ट्री में पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। प्लीहा ज्वर किसको कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से है। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जो जापान और भारत का समुद्री, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जापान, पहले कोई भी चीज लिखते हैं तो भारत जापान रहता तो भारत में हुआ रहता, जापान भारत तो जापान में होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकली आप लगा सकते हैं। द्विपक्षीय समुद्र जीनेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये इकोसुका जापान बंगाल की खाड़ी भारत में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल मामला नहीं होगा, विशाखापट्टनम नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोसुका जापान। क्या आंसर हो जाएगा, इकोसुका जापान। क्या आंसर हो जाएगा, इकोसुका जापान में किया गया था। रामकृष्ण कमीशन का स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1897 में किया गया था। कब किया गया था, 1897 में। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन वो थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर रीजनिंग किसका आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। इसको आप लोग तर्क शक्ति का क्वेश्चन है और इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर को क्या लिखा जा रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सी था, तो सी उठ करके कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। उसके बाद एफ था, तो एफ के बाद क्या होता है, ई एफ, एफ के पहले वाला चीज ई का एफ हो गया, टी का यू हो गया, यानी कि उल्टा चल रहा है। उसी तरह से अगर मेडिसिन को देखो तो इसको उठा करके इधर रख देना, यानी कि सबसे पहले ई और ई को इधर और एम को इधर, यानी कि एम लास्ट में चला जाएगा, ई पहले चला जाएगा। तो ये तो दोनों कट गया आंसर। हमारे पास ये और ये बचा, तो इसमें अगर देखे तो एम इधर चला गया, ई का एफ हो जाना है, तो एम का क्या हो जाएगा, एम ओ, एन ओ, तो ओ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर आई का आई जे, तो जे इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद सी, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। और उसके बाद आई फिर है, तो आई का जे होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, याद नहीं कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। तो दर्द से राहत पाने के लिए इसमें से कौन सा विकिरण फायदेमंद होता है, तो इसका आप लोग जाने होंगे, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि दर्द में राहत पाने के लिए कौन सा विकिरण सही होता है, तो इंफ्रारेड सही होता है, ठीक है। इंफ्रारेड सही होता है। आपको बता दें कि हम कभी भी लाइव भी आ सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो लाइव नहीं आ रहा है। लाइव आने के लिए थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है अभी, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो करूर, यानी करूर भी कहते हैं और करूर भी कहते हैं। चेर राजवंश की राजधानी की मेडाइवर से ये क्वेश्चन है आपका। 46 क्वेश्चन तक डिस्कस हुआ है। 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन के बाद फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। पार्ट 2 में विधिवत करेंगे। अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृषि आलोचक कृषि गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 का आंदोलन में प्रतिबंधित किया था, ये लेखक कौन है, तो इसके लेखक मोहम्मद वली हसन थे। कौन थे, मोहम्मद वली हसन थे, ठीक है। मोहम्मद
वली हसन थे, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद वली हसन थे। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना % योगदान है, तो इसमें कृषि का कितना, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है, 26% मेरे अनुसार होना चाहिए, 26% इसका कृषि का योगदान है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितना वृद्धि हुई है, तो आपको देख लेना है कि कितना वृद्धि दर हुई है, 23.3 से लेकर के 37 तक वृद्धि हुई है। आपका बी आंसर से हो जाएगा। 50वां और आज के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 को किस देश के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, तो 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। रसिया ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी और ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी 1 जनवरी 2024 को, तो रूस ने की थी, रसिया ने किया था। ठीक है, तो हमने पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, एक एक करके सबको डिस्कस किए, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन को निचोड़ करके रखे हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से किए हैं। आपको इन 50 क्वेश्चन में से मिला लेना है कि कौन सा सही है कौन सा, तो यानी कि हमने देखा कुल मिलाकर के कि इन क्वेश्चनों में कुछ विवादित क्वेश्चन भी है, कुछ इजी भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट भी है, यानी कि टफ क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला। टफ क्वेश्चन के लिए कहने का मतलब है कि मेडाइवल से है, एक दो क्वेश्चन मेडाइवल से टफ है, लेकिन उसको टफ नहीं कहा जाएगा। जो पढ़े होंगे मेडाइवल या एंशिएंट उनको टफ नहीं कहा जाएगा, पढ़ने वालों के लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिकल। एक चीज नया चीज हुआ है कि यहाँ पर 5 ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत मतलब देखने को नजदीकियां देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे आसान क्वेश्चन हैं, उसमें ऑप्शन में थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश किया गया है। और कुल मिलाकर के देखें तो क्वेश्चन इजी माना जाएगा, इजी ही क्वेश्चन है, और इसमें मैथमेटिक्स ना पूछ करके क्या पूछ दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग पूछ दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान का तर्क शक्ति यानी कि उसकी जो सोचने की तरीका है उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको देखते हुए आयोग ने क्या किया है, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए 10 जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते थे, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसमें शायद हमको लगता है कि 5 रीजनिंग का दे दिया है, 5 मैथमेटिक्स का दे दिया है, तो कुछ अलग करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि पूरे पेपर में आपको बता दें कि साइंस से कितने क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 30 के आसपास बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साइंस से बिहार और हिस्ट्री से आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें भी मेडाइवल एंशिएंट से और 5 से 7 क्वेश्चन आपको मॉडर्न से पूछे गए, यानी कि कम क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा गया है। कुल मिलाकर के आप अगर इतिहास पढ़ लेते हैं, अब पॉलिटी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन की संख्या है, और कुल मिलाकर के ये कहना बनता है कि कहीं ना कहीं ये पेपर बीपीएससी लायक था ही नहीं। आपको बता दें कि एमटीएस, एसएससी और जीडी के लायक क्वेश्चन था, दरोगा के लिए क्वेश्चन था, बीपीएससी के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन था ही नहीं। तो आयोग को इस पर विचार करने की जरूरत है, और री एग्जाम जो बापू सभागार का एक हुआ है उसको री एग्जाम न करके सभी विद्यार्थियों के लिए री एग्जाम करना सुनिश्चित करना होगा। आयोग को ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति, जो लोग, जो भी गर्दनी काल में जो हड़ताल कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं और बिना तर्क का वो बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो उपस्थित हैं, डेली आ रहे हैं, 5-8 बच्चे ऐसे हैं जो कि मरण अनशन पर है, उनका देखभाल कौन, उसके मरने का जिम्मेदार कौन होगा? वो अगर मर जाते हैं या फिर उनको कुछ होता है, तो नहीं कुछ हो, उन लोगों को भगवान रक्षा करे, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सारे क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो जाता है, कुछ मिस्टेक होते हैं, तो उसके लिए माफी क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। आने वाले समय पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक पूरे 150 क्वेश्चन को दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिविल कोड के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले उसको करेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करके जाएंगे। यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, सबा खैर, नमस्कार, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।